हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फिर से मैं आया हूँ साइंस का सैम्पल पेपर 2 डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फिर से ये जो है वो सैम्पल पेपर 2 है। ठीक है, आप लोग सैम्पल पेपर लेके बैठे ही होंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है क्या 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 है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है वो 2 नॉन मेटल्स के एटम है। ठीक है, नॉन मेटल्स के वो एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि जो 2 नॉन मेटल्स के एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 नॉन मेटल्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो इसमें क्वेश्चन रेज किया जा रहा है फर्स्ट, why are covalent compounds, यानी such chemical compounds which having covalent bonds, वैसा केमिकल कंपाउंड्स जिसके पास कोवैलेंट बॉन्ड्स होगा उन्हीं को कोवैलेंट कंपाउंड्स कहेंगे, है ना। और कोवैलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से। So first question है, why are covalent compounds generally poor conductors of electricity? यानी कोवैलेंट कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। Why? ठीक है, एक बात आपको और बता दूं, जो आयनिक कंपाउंड्स होगा वो भी सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में वो भी बैड कंडक्टर ही होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आयनिक कंपाउंड्स भी तब जाकर गुड कंडक्टर कहलाएगा जब वो या तो मॉल्टेन स्टेट में होगा या फिर फ्यूज स्टेट में होगा। ठीक है, या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड सॉल्यूशन के फॉर्म में होने के बाद भी ये पुअर कंडक्टर होता है। तो दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री मोबाइल आयंस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। फ्री आयंस, देखो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना है जब भी कोई कंपाउंड की बात की जाएगी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता है, तो यदि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होगा तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। यदि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा होगा केमिकल कंपाउंड्स, तो आप बोलेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। यदि मेटल की बात की जाएगी, मेटल नॉन मेटल की बात की जाएगी, तो वहां पे बोलेंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, दिस इज बिकॉज metals possess, ओके, metals possess free electrons, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। बट जब कंपाउंड की बात होगी तो वहां पे हम लोग आयंस की बात करेंगे। इधर वो आयनिक कंपाउंड्स की बात करें हम लोग या फिर कोवैलेंट कंपाउंड्स की। तो फर्स्ट का आंसर यही होगा कि कोवैलेंट कंपाउंड जो है पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज बिकॉज क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड्स के पास जो है ना फ्री आयंस की कमी होती है, फ्री आयंस होते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं। सेकंड इसमें जो बी है, ये तो ए का हो गया, फर्स्ट का ए। फर्स्ट का बी कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है केमिकल कंपाउंड का, आप इसको जरा देख लेंगे। ये स्ट्रक्चर है एक केमिकल कंपाउंड का। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है केमिकल कंपाउंड का, तो इस स्ट्रक्चर में यदि हम लोग बात करें तो दिस इज अ हाइड्रोकार्बन, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन विद फंक्शनल ग्रुप। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप कुछ और नहीं है बल्कि कीटोन है। ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है और इसका आईयूपीएसी नेम हम लोग लिखे तो चूंकि इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। इट्स आईपीएसी नेम इज प्रोपेनॉन, इसका आईपीएसी नेम प्रोपेनॉन होगा। वैसे 10th के टर्म के सिलेबस में बहुत डीपली नोमेनक्लेचर नहीं जानना है, थोड़ा बहुत इसी तरह से एक दो कोई पूछा जा सकता है। एंड इसका जो कॉमन नेम होगा स्टूडेंट, इसका जो कॉमन नेम होगा वो, इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। Acetone is a common name of propanol। बहुत
सिंपल है। नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी दो क्वेश्चन हैं, ए एंड बी करके हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स वो पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप सैंपल टेबल में देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हिच एटम इज बिगर, सोडियम और मैग्नीशियम। कंपेयर करने को कह रहा है कि सोडियम एंड मैग्नीशियम में बिगर कौन है। सो स्टूडेंट, द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, symbol of magnesium is Mg, okay, and as you know, जैसा कि तुम सभी जानते हो, मैग्नीशियम का जो ग्रुप नंबर है वो होता है क्या 1, सॉरी फ्रेंड, सोडियम का ग्रुप नंबर होता है 1 एंड मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर होता है 2, ठीक है। पीरियड्स की बात कर लें तो सोडियम का जो पीरियड होता है, सोडियम का जो पीरियड नंबर होता है वो होता है 3 और मैग्नीशियम का जो पीरियड नंबर होता है वो क्या होता है 3। ये आपको दिखा होगा ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। अब देखना है कि ये दोनों जो है सोडियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर ऑफ सेम पीरियड। सेम पीरियड का है, कोई बात नहीं, सेम पीरियड का है, लेकिन फिर भी साइज के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए ग्रुप नंबर जो है ना कभी भी साइज को नहीं बताएगा, आपको समझना है। पीरियड में आप समझेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, क्योंकि ये जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है एमपीटी का। एमपीटी स्टैंड्स फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए दोनों जो है सोडियम एज वेल एज मैग्नीशियम बोथ आर member of same period, both elements are of same period, दोनों जो है वो सेम पीरियड का है। तो इसमें साइज कैसे पता करेंगे, तो देखिए सोडियम का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, द साइज ऑफ सोडियम इज बिगर देन मैग्नीशियम। रीजन तो आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कुछ ऐसे समझेंगे कि प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज करता है, चूंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे, तो प्रोटॉन प्रेजेंट कहां होता है, कहां लाई कर रहा होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में लाई करता है, तो प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसका मतलब है कि न्यूक्लियस यानी जो सेंटर है यानी न्यूक्लियस उसका चार्ज बढ़ेगा। तो चार्ज बढ़ेगा तो क्या करेगा, न्यूक्लियस का जब चार्ज इंक्रीज होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी टुवर्ड्स पुल करके रखेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब रहेंगे तो इसकी वजह से जो एटम का रेडियस है, एटम का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखेंगे कि द साइज ऑफ सोडियम एटम इज बिगर देन मैग्नीशियम बिकॉज़ सोडियम एटम हैज लेसर न्यूक्लियर चार्ज देन मैग्नीशियम एटम। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 2 का, आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन अ पीरियड। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं, इसको इरेज कर दें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर पीरियड की बात करें, किसी पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं, यहां पे आ गया ये है 2 का बी का सॉल्यूशन। यदि हम लोग पर्टिकुलर पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में आप देखते हैं इन अ पर्टिकुलर पीरियड जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, यानी जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड में, तो इसका मतलब होता है मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा, यानी मेटल्स जो है, हम लोग मेटल से किधर जा रहे होते हैं, नॉन मेटल्स की टुवर्ड्स जा रहे होते हैं, यानी मेटेलिक कैरेक्टर वो डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस, क्योंकि हम लोग मेटल से किधर जा रहे होते हैं, नॉन मेटल्स की टुवर्ड्स, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स
इंक्रीजेस, ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपको यहाँ पे एनपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक डमी टाइप दिया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पूछा जा रहा है कि मोस्ट मेटालिक कौन सा होगा, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट कौन सा है, तो आप कहेंगे सोडियम, सोडियम इज मोस्ट मेटालिक एलिमेंट। एंड कह रहा है कि नॉन मेटालिक एलिमेंट कौन सा होगा, मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट, मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट कौन सा होगा, इसके लिए आपको जानना है इसमें क्लोरीन, Cl स्टैंड फॉर क्लोरीन, ठीक है। यानी आप देखते हैं कि ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट होंगे किसी पर्टिकुलर पीरियड के वो बहुत अच्छे मेटल होंगे, और जो ग्रुप 17 है ना, ग्रुप 16 ये वाले जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन थर्ड है, in an experiment a worm found in a fresh water and slow moving streams was cut into 3 pieces. It was observed that in due course of time each cut piece of the worm develops to become a complete worm by growing all the missing parts. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें देखा ये गया कि एक फ्रेश वाटर में, ठीक है, फ्रेश वाटर में एक वर्म है, वर्म मतलब कीड़ा, एक वर्म जो है वो फ्लो कर रहा है उसकी धारा में, लेकिन अचानक देखा गया कि वो वर्म जो है उसका बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर गया, ठीक है। एक वर्म है, इसको हम लोग यहाँ पे कर दें, क्वेश्चन नंबर थर्ड मतलब मान लीजिए कोई वर्म है, मान लीजिए कोई वर्म है, ठीक है, ये हो गया वर्म, वर्म मतलब होता है कीड़ा, ठीक है, और वो फ्रेश वाटर में मूव कर रहा था, स्विम कर रहा था, किसी कारण से इसका बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी इस तरह से ऐसे ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। डिवाइड होने के बाद देखा ये गया कि कुछ समय के बाद, ठीक है, ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद ये जो तीनों पार्ट है इसका वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है 3 का ए, ये पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्म। तो स्टूडेंट मैं आप वीडियो में बताया हूं कि इस तरह के जो वर्म होंगे जिनका बॉडी एक से अधिक पार्ट में किसी कारणवश ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, और फिर से जो कट मतलब जो टूटे हुए जो पार्ट हैं, ठीक है, ब्रोकन जो पार्ट है बॉडी के, वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्म का मैं आपको बताया था प्लैनेरिया, प्लैनेरिया जो कि प्लैटीहेलमिन्थस का मेंबर है, प्लैनेरिया ये एक वर्म है। और इस प्लैनेरिया का क्या होता है, बॉडी एक नहीं बहुत सारे पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा और हर एक पार्ट जो होगा वो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप करेगा। तो फर्स्ट का आंसर हो गया ए का आइडेंटिफाई द वर्म। तो आपने वर्म को आइडेंटिफाई कर लिया, वो वर्म क्या है, प्लैनेरिया। इसी में क्वेश्चन है नेम अनदर ऑर्गेनिज्म which possesses the same characteristics of growing fully from its cut body parts। दूसरा एक ऑर्गेनिज्म का नाम आपको और बताना है जिसके बॉडी पार्ट में भी इसी तरह से कटिंग कर दी जाए, बॉडी को कट कर दिया जाए, तो हर एक पार्ट जो है ना वो क्या होगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा। तो उसका आंसर होगा स्टूडेंट हाइड्रा। हाइड्रा भी एक एनिमल है और ये नाइजीरिया का मेंबर है, नाइजीरिया यानी सिलेंट्रेटा, ये नाइजीरिया का मेंबर हो गया, एंड प्लैनेरिया जो है वो प्लैटीहेलमिन्थस का मेंबर हो गया। ये दोनों जो है रीजनरेशन वाली प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि एक तरह का असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। ओके, बोथ आर शोइंग रीजनरेशन, रीजनरेशन, और रीजनरेशन किस तरह का रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये दोनों असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहा होता है। रीजनरेशन जो है वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का टाइप है। बी क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को आप क्या नाम देने जा रहे हैं, इस तरह की रिप्रोडक्शन को आप लोग कहेंगे रीजनरेशन, रीजनरेशन। इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम रीजनरेशन कहते हैं।
और इसमें स्टेट वेदर द गिवन ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, बोथ आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, both are multi cellular organisms, means इनका बॉडी जो होता है वो एक से अधिक सेलों से बना होता है। बोथ आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4A। बहुत आसान है एक्चुअली। स्टूडेंट्स ध्यान रखो कि बहुत बड़ा बड़ा पैसेज आपको इसको पढ़ के समझना है। जैसे कि मैंने इसमें पढ़ा है कि भाई कॉन्ट्रासेप्शन, तो कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसा मेथड होता है जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है, नो डाउट। तो इसी से रिलेटेड कुछ इसमें दिया गया है कि भाई डिवाइस यूज होता है, बहुत सारे सेक्सुअल एक्ट के दरमियान प्रिकॉशन लिया जाता है जिससे कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होने से बच सके। ये सारी चीजों के बारे में इस पैसेज में गिवन है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। Contraception is defined as the intentional prevention of conception through the use of various devices, sexual practices, chemicals, drugs, or surgical procedures. Thus, any device or act whose purpose is to prevent a woman from becoming pregnant can be considered as a contraceptive. और जो भी मेथड का हम लोग यूज करते हैं जिससे कि फीमेल जो है, वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट होने से बच सके, वो सारे मेथड जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से कहलाएंगे। ठीक है, इस तरह का पैसेज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट, नेम एनी टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स प्रैक्टिस्ड ओनली बाय वुमेन। देखिए, जब सेक्सुअल एक्ट होता है तो कुछ एक मेथड्स जो है जिसको सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही कर सकती है, वुमेन ही करेंगे, मेल नहीं कर सकते। जैसे पिल्स का लेना, जैसे फीमेल जो है वो पिल्स लेती है, ओरल पिल्स को इनटेक करती है, जिसकी वजह से उनका जो ओवरी है, उनके बॉडी में जो ओवरी है वो ओवरी ओवम का सिक्रीशन प्रॉपर ना कर सके। ओवम का सिक्रीशन यानी ओवम को रिलीज प्रॉपर ना कर सके, एक को रिलीज प्रॉपर ना कर सके, प्रॉपरली ना कर सके। ठीक है, दूसरा हो गया IUCDs, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वगैरह का यूज करना, जैसे कॉपर टी, लूप्स वगैरह का यूज मेल नहीं कर सकते हैं। मेल के बॉडी में फिट नहीं किया जा सकता, इसको फीमेल के बॉडी में फिट किया जाएगा। और स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना है कि जो भी IUCDs डिवाइस है यानी इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये सारे डिवाइस जो है वो फीमेल के यूटेरस में फिट किए जाते हैं। कहाँ? यूटेरस में फिट किए जाते हैं। तो दो मेथड आपको जानना है, यानी टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसको सिर्फ फीमेल ही उसको परफॉर्म कर सकती है। एक तो इनटेक ऑफ ओरल पिल्स, जैसा कि मैंने अपने वीडियो बताया कि बहुत सारी मार्केट में जो है सहेली के नाम से वो पिल्स अवेलेबल है, और कुछ को जो है वो सप्ताह में एक बार लिया जाता है, वीक में सिंगल टैबलेट लिया जाता है, और कुछ एक ऐसे भी पिल्स हैं मार्केट में जिसको कि रेगुलर यानी पर डे लिया जाता है। तो एक तो हो गया ओरल पिल्स का लेना, और दूसरा हो गया जो सेकंड हो गया वो हो गया IUCDs, जैसे लूप का यूज करना, और कह सकते हैं कॉपर टी का यूज करना। ठीक है, ये सिर्फ फीमेल का बॉडी कर सकता है, मेल के पास ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेल जो भी चीज कर सकते हैं, एक तो पीरियोडिक असिस्टेंस, देखेंगे कि भाई किस समय स्पर्म को रिलीज करना है फीमेल बॉडी के अंदर या किस समय नहीं करना है। दूसरा, जब वो इंटरकोर्स करते रहते हैं, जब सेक्स वो करेंगे तो उस समय जब देखेंगे कि जब सीमेन जो है वो रिलीज होने वाला है तो वो जो है अपने पेनिस को फीमेल ऑर्गन से बाहर विड्रॉ कर लेंगे। तो ये सारे प्रैक्टिस हैं। और सबसे लास्ट में तो होता है जिसको कहते हैं हम लोग कि सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वो परमानेंट स्टेरिलाइजेशन काउंट करता है। ठीक है, जिसमें कि वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है मेल के केस में। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो सिर्फ फीमेल ही कर सकती है, मेल नहीं। बी क्वेश्चन इसमें, हाउ दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वर्क। देखिए, ये दोनों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वर्क कैसे करता है। तो ओरल पिल्स जो है ना, ये लेने की वजह से क्या होता है
कि जो प्रॉपरली हर मंथ में सिंगल ओवम जो रिलीज होना होगा किसी एक ओवरी के द्वारा, एक्सेप्शन तो ये भी है कि कभी कभी देखा जाता है कि दोनों ओवरी के द्वारा एक एक ओवम रिलीज हो जाता है, ठीक है, वो सब एक्सेप्शन है। वैसे हमसे याद रखना है कि सिंगल मंथ में सिंगल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके बाद किसी भी एक ओवरी के द्वारा सिंगल ओवम का सिक्रीशन होना है। तो ये ओरल पिल्स इनटेक करने की वजह से वो जो एक का जो प्रॉपर सिक्रीशन है वो नहीं होगा। तो जब एक सिक्रीट ही नहीं करेगा, एक रिलीज ही नहीं किया जाएगा ओवरी के द्वारा, तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा किसके साथ? उसके बाद वुमेन प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाएंगी। सेकंड है कॉपर्टी। कॉपर्टी और लूप जो है ना, लूप को तो खैर थोड़ा बाहर वो तो विजाइना और सर्विक्स के पास उसको फिट किया जाता है, लेकिन कॉपर्टी वगैरह को यूटेरस में फिट किया जाता है, ठीक है। और वहां पे ये जो है कॉपर्टी, वो जो स्पर्म सेल है ना उसकी मोटिलिटी को डिक्रीज करने का काम करता है। मोटिलिटी रेट करने का मतलब वो स्पर्म की मूवमेंट को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म सेल जो है फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट तक पहुंच नहीं पाता है। और जब ओविडक्ट तक स्पर्म सेल नहीं पहुंचेगा तब तक फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, ठीक है। और लूप जो होता है वो कंप्लीट ब्लॉकेज काउज करता है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान, सेक्सुअल एक्ट के दरमियान जो मेल बॉडी के पेनिस से जो सीमेन रिलीज होगा उसको यूटेरस से आगे, मतलब सर्विक्स के आगे वो जाने ही नहीं देगा ये लूप, ठीक है। एक कैप टाइप का होता है जो आगे मूव नहीं करने देता है, वापस वो उसी कैप में रह जाएगा। जब फीमेल जो है वो जब नॉर्मल कंडीशन में आएगी ना, तो वो सीमेन जो नॉर्मल इन द सेंस जैसे मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, तो वो बाद में सीमेन जो है उनके बॉडी से अपने आप रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यही मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स सेम है। इसमें आपको बताया गया है कि भाई क्रॉस करवाया गया, दो क्रॉस करवाया गया एक प्लांट में, और एक जो प्लांट है वो बिल्कुल होमोजाइगस पिंक है, ठीक है, और दूसरा जो है होमोजाइगस क्या है, व्हाइट है। ये हो गया पिंक और ये हो गया होमोजाइगस व्हाइट। और ये कहा जा रहा है कि इससे आपको पता है कि जो भी गैमेट तैयार होगा, इससे भी सेम टाइप्स के गैमेट तैयार होंगे। ये स्टूडेंट ये स्मॉल p है, ये कैपिटल P, ये स्मॉल p, ठीक है। तो ये दोनों जो फ्यूज करेगा, ये जो फ्यूज करेगा तो हम देखेंगे कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p एंड कैपिटल P स्मॉल p। इस तरह की F1 जनरेशन बनेंगे। ये सारे F1 जनरेशन जो होंगे ना, ऑल आर फिनोटाइपिकली पिंक, सारे जो होंगे वो पिंक ही होंगे। चलिए पिंक है तो मैं भी इसको जरा रेड कलर से लिख देता हूं ताकि ये भी देखे भाई ये जो ऑल आर होंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि सारे जो होंगे वो पिंक कलर के ही होंगे, ठीक है। तो यहां से तो आपको क्लियर हो गया कि जो पिंक कलर हो गया ना वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। यहां से एक बात तो समझ में आ गई, पिंक कलर जो हो गया डोमिनेंट हो गया और व्हाइट क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब इसमें क्या है कि फिर से जो है F1 जनरेशन की जो ऑर्गेनिज्म है इनका सेल्फिंग कर दिया गया, इनका सेल्फिंग यानी इनका सेल्फ पॉलिनेशन इनमें काउज हुआ। सेल्फ पॉलिनेशन काउज होता है तो आपको पता है कि ये जो हो गया वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस में टू कैरेक्टरिस्टिक्स को, टू ट्रेट को कंसीडर करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हेल्प से आप हेरिडिटी के टू लॉज को जस्टिफाई करेंगे। एक हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड दूसरा हो गया, एक हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड दूसरा हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जबकि लॉ ऑफ इंटरप्रेटिव असॉर्टमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों को डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाना होता है, ठीक है। तो अब क्या है, तो आपको पता है कि जब इस तरह से डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, तो आप वो देखेंगे
कि जो F2 जनरेशन में जो भी प्लांट्स बनेंगे, ठीक है, तो उस प्लांट्स का फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का क्या होता है, 3:1 होता है, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग जरा नोटिस कर लें, अगर ध्यान से देखें तो जो इसका है, तो यहाँ से जो F2 जनरेशन बनेगा, तो F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 3:1, यानी 3 जो होगा वो क्या होगा, पिंक कलर का होगा, और 1 कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में यदि जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो ये क्या होता है, ये होता है 1:2:1, यानी 1 जो होगा वो क्या होगा, होमोजाइगस पिंक होगा, 1 जो होगा वो होगा होमोजाइगस यानी प्योर पिंक जिसको कहेंगे, होमोजाइगस पिंक। 2 जो होगा वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस पिंक, हेटेरोजाइगस पिंक, और 1 जो होगा वो क्या होगा, होमोजाइगस व्हाइट, ये होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द जीनोटाइप ऑफ F2 प्रोजेनी, F2 प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, तो F2 प्रोजेनी का जीनोटाइप आपका क्या होगा, देखिए ध्यान से, होमोजाइगस पिंक के लिए क्या होगा, PP, ठीक है, दोनों कैपिटल P। हेटेरोजाइगस पिंक के लिए एक कैपिटल P दूसरा स्मॉल p, ठीक है, एंड होमोजाइगस व्हाइट के लिए दोनों स्मॉल p। ठीक है, ये हो गया जीनोटाइप जनरेशन का, ये हो गया एक आंसर, ये हो गया एक आंसर। बी का देख लेते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पिंक। अच्छा, क्वेश्चन में एक बात और कह रहा है कि F2 जनरेशन में टोटल नंबर ऑफ जो प्लांट्स बने वो 100 बने, टोटल जो प्लांट्स बने हैं वो 100 है, टोटल प्लांट्स इसमें 100 हैं, और इसमें 75 जो है वो पिंक है, 75 क्या है, पिंक है। समझ में आई नहीं ये बात कि 25 फिर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, 25 जो होगा वो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पिंक व्हाइट फ्लावर इनटू F2 जनरेशन। तो लिख लीजिए ना, पिंक एंड व्हाइट फ्लावर का रेशियो क्या हो गया, यहां देखिए 3:1, बी का आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी में क्या था, और जीन कंट्रोल ट्रेड्स, जीन जो होता है वो ट्रेड को कंट्रोल करता है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। इस स्टेटमेंट को एग्जांपल के हेल्प से आपको बताना है। तो पहले समझिए जीन कहते किसे हैं। तो जीन एक्चुअल में डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फ्रैगमेंट होता है, सेगमेंट होता है। ठीक है, जीन क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है। ठीक है, और इसी डीएनए से बना होता है क्रोमोसोम। मैं और डिटेल में बताऊं तो क्रोमोसोम जो बना होता है वो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और इस डीएनए का जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, टुकड़े, उनको कहेंगे हम लोग जीन। जीन के पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है कि आप इस पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन का सिंथेसिस कीजिए, और उस पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन के सिंथेसिस होने के बाद उस प्रोटीन के पास एक तरह का, आप कहें कि एक तरह का उसके पास एबिलिटी होता है कि अलग अलग प्रोटीन जो होगा वो अलग अलग ट्रेट को एक्सप्रेस करता है, यानी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जैसे आप समझिए, जो जॉर्ज जोहान मेंडल सर ने जिस प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उस प्लांट को हम लोग कहते हैं पी प्लांट। उस पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। जस्ट मैं इसको रिटन वर्ड में लिखा हूं आप लोगों को। उस प्लांट का नाम है पाइसम सैटिवम। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम हो गया पाइसम सैटिवम। 5 का और उस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या हो गया। वैसे तो आपको पता है कि वो प्लांट पी प्लांट है, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम हो गया पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। और इसी पी प्लांट पे मेंडल सर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इसको आप एक्सपेरिमेंटली समझ सकते हैं, जैसे कि जो कैपिटल ई है, यदि टॉल की बात करें तो कैपिटल ई जो है, ठीक है, ये जीन
ठीक है, वैसे हार्मोन को सिक्रीट करेगा जो कि प्लांट के टॉलनेस को मतलब हाइट को बढ़ाने का काम करेगा। जो स्मॉल टी वाला जीन है यानी एलील है वो उस प्लांट में वैसे प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा जो कि प्रोटीन उस प्लांट बॉडी के अंदर उस फाइटो हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा जो कि हाइट को अधिक नहीं बढ़ने देगा प्लांट के हाइट को। तो इस तरह से जो है इस तरह से एग्जांपल से आपका फाइटो और भी क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि जो जीन है वो डीएनए का फ्रैगमेंट होता है, इसी डीएनए हिस्टोन से क्रोमोसोम बना होता है, जीन के पास इंफॉर्मेशन होता है कि इस तरह के प्रोटीन का आप सिंथेसिस कीजिए, उस प्रोटीन वो प्रोटीन कैपेबल होगा कि भाई वो प्रोटीन एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रेट को कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा लिविंग क्रिएचर्स में। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको समझ गए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ही डिस्कस करके यहीं पे ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो है हम लोग अगले वीडियो में हम लोग यानी कल टुमारो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में और बहुत फास्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको क्लियर कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।